नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश का सियासी पारा हाई है। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 5 चरणों के मतदान होने बाकी हैं और चारों तरफ चुनावी शोर गूंज रहा है। तमाम मुद्दे देश को सियासी आबो हवा में हवा दे रहे हैं, छाए हुए। इसी बीच न्यूज 18 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जो 2024 के चुनावी फेज में किसी टीवी चैनल को दिया गया पहला इंटरव्यू है। जी हां, न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राव जोशी, न्यूज 18 कन्नड़ के एडिटर हरि प्रसाद और न्यूज 18 लोकमत के एंकर विलास बड़े ने पीएम मोदी का ये खास इंटरव्यू किया है। और पीएम मोदी के इंटरव्यू की पहली झलक हम आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को घोषणा पत्र से लेकर, यानी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जिसमें कई सारी बातें इस तरह की हैं जो कांग्रेस के हिडन एजेंडा को जाहिर करती हुई दिखाती हैं, उसमें विरासत टैक्स और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार तक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवालों का खुलकर जवाब दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा इंटरव्यू हम कल रात 9 बजे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की पहली झलक आज अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, चुनाव घोषणा पत्र पर, न्याय पत्र जिसका नाम दिया गया है, गारंटी जिसमें रखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं कि कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, पार्टी मुस्लिम लीग की नीतियों को अपना रही है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुस्लिम लीग की इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस के छाप है और पार्टी मुस्लिम लीग की नीतियां अपना रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश हुई है और एससी एसटी के आरक्षण पर भी कांग्रेस तलवार लटका रही है। 2014 में भी कांग्रेस मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही गई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। राजस्थान में एक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीबग लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। अब देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है
कि तथ्य व आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भी अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपनाना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं,
ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विस्फोटक धमाकेदार इंटरव्यू का ये एक अंश कल रात 9 बजे आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। आपने फिलहाल इस झलक में, इस अंश में सुना कि किस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने अपनी बातों को रखा, और न्यूज 18 के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विरासत टैक्स पर भी पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए अब आपको वो बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो एक्सरे की बात कर रहे हैं उनका मतलब घर घर छापा मारना है, अनाज के डिब्बे से भी गहने निकाल लिए जाएंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के माओवादी विचार से दुनिया बर्बाद है। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी की तरफ से पूरे देश के लोगों की संपत्तियों का, अर्थव्यवस्था का आर्थिक सर्वे के जरिए एक्सरे कराने की बात कही गई थी, और उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए विरासत टैक्स और संपत्ति के बंटवारे को अर्बन नक्सल से जोड़ते हुए कहा कि यह पूरी तरह अर्बन नक्सल का प्रकटीकरण है। मेरी जिम्मेदारी थी देश के लोगों को जगाना और बताना कि आखिर कांग्रेस की मंशा क्या है। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी
ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। आम चुनाव के तीसरे फेज के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह धमाकेदार इंटरव्यू न्यूज 18 ने किया। और इस इंटरव्यू में जिस तरह पीएम मोदी एक के बाद एक तगड़े प्रहार कांग्रेस पर कर रहे हैं, उनसे सियासत और गर्म होती नजर आ रही है। बिल्कुल, और सियासत हिंदी भाषी राज्यों में ही नहीं, कर्नाटक में भी गरमानी तय है, क्योंकि पीएम मोदी ने कर्नाटक पर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर बोलते हुए कहा कि वहां की जनता कांग्रेस को सत्ता में बिठाने का पश्चाताप कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस में कई लोग खुद सीएम मान रहे हैं, खुद को अपने आप को सीएम मान रहे हैं। वहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बेंगलुरु पर भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया इस इंटरव्यू में। सुनिए और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विशेष तौर पर कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर, कर्नाटक कांग्रेस पर, उनके नेताओं पर। Regarding the guarantee schemes, in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more. In the last election, you lost there. Only 66 seats you were able to win there. BJP able to win there. Now again, येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ्स एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब बता, आप कोई सोच सकता है जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते इसको टैंकर हब बना दिया। और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं की स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी। यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं।
जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विस्फोटक फुल इंटरव्यू, धमाकेदार इंटरव्यू कल सोमवार रात 9 बजे आप न्यूज 18 पर देख सकते हैं और तमाम सवालों पर, तमाम तात्कालिक मुद्दों पर, चुनावी मसलों पर जो आज देश के सवाल हैं उन पर खुलकर बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी राय रखी, अपने जवाब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक से लगाकर के देश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के भी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। और आज आपने जो अंश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के देखे, उन पर हम चर्चा करेंगे, उन पर हम बात करेंगे। खासतौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो राय रखी है उस पर भी, कर्नाटक के हालात को लेकर के, कर्नाटक के राजनीतिक हालातों को लेकर के प्रधानमंत्री जो बोले हैं उन पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, उनका आपसे तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। रफीक खान साहब कांग्रेस के विधायक हैं, आदर्श नगर जयपुर से। रफीक खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अरुण चौधरी जी हैं, बीजेपी विधायक पचपदरा से। अरुण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। डॉक्टर संजय, पहला सीधा सवाल मैं सबसे पहले कांग्रेस विधायक रफीक खान साहब आपसे करूंगा। न्यूज 18 की तरफ से यह इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिया गया। एक बार फिर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश को जगाना, देश को बताना यह मेरा फर्ज बनता है कि किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी है धर्म के आधार पर ओबीसी के आरक्षण का कोटा या उसमें एडजस्ट करने की मुसलमानों को कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने यह मान लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और वो इस बात की चिंता में लग गए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। 2007 का मनमोहन सिंह जी का बयान, उसको आज 2024 में उस पर चिंतन मनन हो रहा है, तो कोई बात तो है जो उनके मन को चिंतित कर रही है। मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ आपको रोकूंगा, फिर अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। उन्होंने एक चीज का और उल्लेख किया जी, कर्नाटक की तत्कालीन 90 के दशक की कांग्रेस सरकार में जब मुसलमानों को आरक्षण देने को इंट्रोड्यूस किया गया, वो आगे वक्त के साथ चलता गया। ओबीसी की जो 32% की जो कैपिंग थी, जो उनका कोटा था, सर 2019 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने, वसईराज बोम्मई सरकार ने उस 4% मुस्लिम के आरक्षण को हटा दिया और जो नई कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है उसने 4% मुसलमानों के आरक्षण को, मतलब ओबीसी के हक में डाका डलवाते हुए उनको दे दिया। इसका भी उल्लेख कीजिए। ये आप कह रहे हो या ये एलिगेशन है? ये एलिगेशन नहीं है सर, ये सच्चाई है, ये तथ्य है सर, ये तथ्य है, ये तथ्य है। 4% आरक्षण 19 में जो बीजेपी सरकार ने हटा दिया था कर्नाटक में, वो फिर से ला दिया गया है, यानी कि प्रयोग की शुरुआत हो चुकी है। कब बोलना है वो आप बता देना। बोलिए ना सर, बोलिए। मुझे कब बोलना है वो आप बता देना। अब आप बताइए, दोनों सवालों को जोड़ते हैं। आप मीडिया के स्तंभ हो, आप पार्टी मत बोलो, आप तटस्थ रहो, कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ भी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं आपके लिए सब बराबर है, सबका अपना मैनिफेस्टो है और सबने अपने अपने दम के आधार पर चुनाव रण में मौजूद है। पहला दूसरा चरण हो चुका, पहले दूसरे चरण के बाद ऐसे एलिगेशन पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, तो कुछ तो बात है, कुछ तो इनको लगा है ऐसा कि इनका जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, 4 पत्रकारों के बीच में बैठ करके अपना वर्जन देना, अगर ऐसी कोई बात है तो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करनी चाहिए, तमाम मीडिया हाउसेस को बुलाए, मीडिया हाउसेस सवाल करे सारे और ये जवाब भी देवे। अभी सवाल ये है कि 10 साल से ये सत्ता में है, आज अधिकार है जनता को और अपोजिशन पार्टियों को इनसे सवाल करने का। आप 2007 की बात करते हो, 2090 की बात करते हो, 2007 में क्या हुआ, फिर भी 2009 में मनमोहन सिंह जी की दोबारा सरकार बन गई। क्या कारण है कि आप अपने 10 सालों की उपलब्धियों के बारे में बात नहीं कर पा रहे? जनता के बीच में आज हम राजस्थान में चुनाव लड़े दोबारा,
ठीक। और हम लड़े और हम अपनी उपलब्धियों के आधार पे लड़े। हमने वोट मांगे जनता के बीच कि हमने चिरंजीवी योजना लेके आए, हमने 100 यूनिट आम आदमी को फ्री दी, हमने 2000 यूनिट किसानों को फ्री दी, हमने पूरे आरजीएचएस का काम किया, हमने ओपीएस लागू किया, हमने युवाओं को रोजगार की बात करी, हम 500 स्टूडेंट्स को, प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को विदेश भेज रहे थे। हम जो पॉलिसीज हमारी थी, हमने 500 रुपए में सिलेंडर दिया, उन सब बातों के आधार पर। बिल्कुल रफीक खान साहब, आप विधायक के तौर पर फिर से चुनकर तो आ गए, लेकिन आपकी सरकार रिपीट नहीं हो पाई। ठीक है, लेट मी फिनिश डियर, लेट मी फिनिश। हमने अपने जो काम हमने किए, उपलब्धियां हमने की, उनके आधार पे वोट मांगे। हमारी सरकार नहीं बनी, अनफॉर्चुनेटली सरकार बीजेपी की बन गई। आज क्या कारण है कि ये 5 महीने बाद राजस्थान के अंदर बीजेपी के लोग अपनी बात नहीं करते हैं, अपने काम की बात नहीं करते हैं। 5 महीने में क्या किया इन्होंने? 100 दिन की कार्य योजना लेके आए थे, एक काम गिना सकते हैं? ये चौधरी साहब बैठे हैं, मैं आ रहा हूं अरुण चौधरी साहब के 5 काम अरुण चौधरी साहब, आखिर क्या कारण है? गिनाता हूं राजस्थान में। अरुण चौधरी साहब, आखिर क्या कारण है कि बीजेपी 5 महीने के अपने कार्यकाल को नहीं बता रही है, 10 साल के अपने केंद्र सरकार के कार्यकाल को नहीं बता रही है? और जब मैं सवाल यहां पर रफीक खान साहब से कर रहा हूं कि आपके चुनाव घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है, आप मुस्लिम आरक्षण देने की बात करें, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अरुण चौधरी जी, किसी का एलिगेशन है। रफीक खान साहब, अब अरुण जी को बोलने दीजिए, रफीक जी अब अरुण जी को बोलने दीजिए। और जैसा कि रफीक खान जी वैसा बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट बीजेपी आ गई, इनको ये पता रहना चाहिए कि बीजेपी अनफॉर्चुनेट नहीं है, आपकी कुनीतियों के कारण अपने बीजेपी वापस सरकार में आई है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर, बोलिए। हाँ, इनकी आवाज ये रफीक खान साहब को मैं बता दूं कि आपने अभी गांवों में जाकर के देखा नहीं है। रफीक खान साहब, आप कंटिन्यू रहिए सर, बोलते रहिए अरुण जी, आपकी आवाज पहुंच रही है दर्शकों हाँ, तक। रफीक खान साहब, आपने गांव में जाकर वास्तविक स्थिति धरातल पे देखी नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर आज भी, जैसा कि मैं तो अभी ये कह रहा हूं मैंने कि 5 काम केंद्र गांव सरकार के ढाणी जो गिना दो घूमा आप। हूं, और उसके अंदर जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि खाली बोर्ड उनके सीनियर स्कूल के लग रहे हैं, लेकिन अगर उनमें अध्यापकों का कहें तो वहाँ बिल्कुल टोटा पड़ा है। अब आप ये बताइए, जितने छात्रों के साथ में जहाँ आपने छलावा किया, किसानों के साथ में छलावा किया, उद्योगपतियों के साथ में छलावा किया, आपने किसके साथ छलावा नहीं किया? आपने सबके साथ छलावा किया है। इसलिए ये अनफॉर्चुनेट नहीं, ये बिल्कुल है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अब बनाई है तो बिल्कुल जनता ने विश्वास जता करके और मोदी जी की गारंटी के आधार पर बनी है। और कैसे सरकार चुनी गई पर्ची के आधार पे, वो भी बता देगा। चौधरी 5 साहब, महीने में जवाब चौधरी मिल रहा है साहब आपको। 5 काम पूछ हाँ रहे जी। हैं वो कि आपकी सरकार ने क्या किए। और मैं दूसरा सवाल ये आपसे करना चाह रहा हूं कि आप अपनी सरकार के कामकाज की बात नहीं कर रहे, जैसा आरोप यहां पर रफीक खान की साहब की तरफ से लगाया गया। आप कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हैं, उसमें मुस्लिम लीग की छाप और मुस्लिम आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, मैं आपको ये बताता हूं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही एक तो हर विधायक जो भी हैं, 200 विधायकों को उनको सड़कों के लिए और चिकित्सा सुविधाओं के लिए, स्कूलों के लिए उन्होंने पैसे जारी किए हैं। और गांव-गांव के अंदर ऐसा है कि मात्र 2 महीने का समय मिला है, उसके बाद आचार संहिता लगी है। 5 काम बताओ, इधर उधर की बात मत करो। और बीजेपी के 10 साल 5 में बता काम दो। क्या, 5 आपको काम मैं 50 काम बता दूं? पहले मैं आप ये गिनता हूं। बताएं कि आपने मैंने, चिरंजीवी आप योजना पहले बंद ये कर दी। बताएं आपकी जो आपने पिछली चिरंजीवी सरकार योजना बंद कर थी दी, वो किन जो आम नीतियों आदमी के की कारण लाइफलाइन आप थी, ये तो बताएं ऑक्सीजन आपकी थी आम आदमी नीतियां की। कैसी आपने थी? ऐसी योजना बंद कर दी जिसमें आम आदमी को फायदा मिल रहा था, गरीब आदमी को फायदा मिल रहा था, आपने वो बंद कर दी। आप उसको काम कहते हो? क्या किया चिकित्सा क्षेत्र में आपने नाम तो ले लिया चिकित्सा क्षेत्र का, क्या किया चिकित्सा क्षेत्र में बताओ आप? हमने ऐसा है, राजस्थान के चिकित्सा हर जिले में क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोल दिए। जो चिकित्सा व्यवस्था में जो चरमराई हुई थी, वो चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल सही ढर्रे पर उतरी है। अरे क्या और चरमराई इसके हुई अलावा थी? एक वजह मैं तो आपको बताओ, कई एक अध्यापकों बात को तो बताओ। नौकरी भी दी है। ऐसे शब्द यूज करने से चरमराती नहीं है, शब्द यूज करने से नहीं चरमराती। आप शहर के विधायक हैं, आप जाकर के गांव ढाणी में चिरंजीवी योजना बंद कर दी। संभालिए। अच्छा, आप चलिए मेरे साथ बाड़मेर की उस मरुधरा पर, आप चलिए जालोर की उस मरुधरा पर, जैसलमेर की मरुधरा पर, बाड़मेर में भी जवाब आप चलिए मेरे पास। आप खाली बाड़मेर में भी जवाब यहाँ मिलेगा एसी में बैठने से कुछ नहीं होगा। रफीक खान साहब, एक बार चलिए तो सही धरातल पर क्या। रफीक साहब, रफीक खान साहब, खैर एनीवे, रविंद्र जी एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं। हाँ सवाल मेरा फिर एक बात आएगा। और कहना हाँ चाहता बोलिए जल्दी।
मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं काम का, तो ये जवाब दे नहीं पा रहे, लेकिन आप ये समझो कि चिरंजीवी योजना जिसका प्रीमियम मार्च तक का पेड था, मार्च तक का, आपने जनवरी में बंद कर दी। अरे पैसा दिया हुआ है भाई, जनता को फायदा मिल रहा था, 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज फ्री हो रहा था, आपकी जेब से क्या जा रहा था, आपने क्यों बंद कर दी? इनसे पूछो, आप मुझे पैसा दिया हुआ था, इनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा था। मैं बिल्कुल, देखिए चूंकि 2 चरणों में राजस्थान में तो चुनाव हो चुका है सर, और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और देश के चुनाव चल रहे हैं, देश का वोटर निकला हुआ है वोट डालने के लिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी की इस इंटरव्यू में रफीक साहब, ये राहुल गांधी साहब डॉक्टर कब से बन गए? एक्सरे करने की बात कर रहे हैं, देश की सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर एक्सरे करेंगे, और उस एक्सरे को करने के बाद सभी के हालात को जानेंगे और फिर बराबर में बंटवारा कर देंगे। साफ तौर पर इस इंटरव्यू में यह कहा है कि अर्बन नक्सल सोच को दर्शाता है, ये वही सोच है। रफीक साहब जवाब चाहिए मेरे को इसका। मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी जी की एक्सरे की बात तो इन्होंने एलिगेशन लगाई है, आप इनकी बात को रिपीट मत करो, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन करो, उनके लिए भी और मेरे लिए भी मैं स्वागत करूंगा आपका। रही राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये कॉरपोरेट घराने गिद्ध बन गए हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आपने इतनी बात करी, अभी इतनी देर से मैं डिबेट देख रहा हूं, एक आदमी ने भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करी, एक्सटॉर्शन बॉन्ड बन गया वो। आपने कंपनियों को धमकियां दे दी, एक्सटॉर्शन बॉन्ड के बारे में नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी। आपने एक तरफ उनको नोटिस भेजे, दूसरे तरफ उनसे चंदा ले लिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, एक्सटॉर्शन बॉन्ड है, इसका नाम चेंज कर दो आप। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपनी नीतियों और अपने काम पे वोट मांगो, दूसरे की गिरबान में मत झांको। दूसरा जो कर रहा है उस काम का वोट वो मांगेगा, उसको जो करना है अपना काम का वोट वो मांगेगा। आपके कहने से 400 पार हो जाएगी। जनता मैंडेट बता नहीं रहे रफीक साहब, ये एक्सरे करने के बाद क्या जनता जनार्दन है, आपने बताया नहीं है एक्सरे करने के पीछे क्या ना। पूछो, मैं तो सब बात का जवाब दे रहा हूं। बता ही नहीं रहे आप। पहले भी सवाल आपसे पूछा, मुस्लिम लीग की छाप है, अब एक्सरे कराकर आप सब में बांट देंगे पैसा, ये अर्बन नक्सल की छाप है। खैर, मैं चर्चा को जारी रखूंगा। हेमंत, हमें लगता है ब्रेक लेना होगा, ये बांट देंगे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है रफीक साहब, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अरुण चौधरी जी और संजय जी, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए, चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण चौधरी जी, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद संजय जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जब हमने सवाल किया रफीक खान साहब से, वो इस सवाल से बचते हुए हालांकि जरूर नजर आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जिस तरीके से मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। आपको ऐसा क्यों लगता है, जबकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम शब्द का तो जिक्र ही नहीं है? चौधरी साहब, हेलो, आ रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए सर। हाँ, कांग्रेस की शुरू से एक ही नीति रही, फूट डालो और राज करो की नीति रही। और आजादी के बाद से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए, धर्म विरोधी नीति अपनाते हुए और इस तरह से देश में शासन किया कि लोग आपस में लड़ते रहे और उनका उल्लू सीधा होता रहे। इसी की भावना को देखते हुए आज अब जनता बिल्कुल समझ रही है। रफीक साहब, एक बात बोलने तो दीजिए, आपके बीच में तो वो नहीं बोल रहे हैं जी। रफीक साहब, आप बिल्कुल शहर के विधायक हैं और मैं तो आपको पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया, एक बार मेरे साथ चलिए आप उस दरा पर, क्योंकि आप जिस तरह से कहते हैं कि आपकी सरकार ने इतना काम किया। अरुण जी, जिस सवाल का आप जवाब दे रहे थे, प्लीज उसी को कंटिन्यू रखिए। नहीं बैठे रहते जी जी, वो तो प्रोग्राम और उसका भी जवाब मिल जाएगा 4 जून को, बाड़मेर की धरा का भी। ऐसा है, वो धरा का अरुण जी मुद्दे पर आइए। जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अपने आप में मुस्लिम लीग को प्रदर्शित करता है कि ये इनकी तुष्टीकरण की नीतियों को लेकर के जिस प्रकार ये देश के अंदर हर जगह, आज राजस्थान ही नहीं, आज आप पिछले 10 साल के में ये देखिए, कहीं पर अगर कहीं आग लगी हो तो, वरना कहीं पर आग लगती थी
कहीं पर बम विस्फोट होते थे, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री बने उसके बाद में आप ये देखिए देश में बिल्कुल अमन और शांति है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, मैं उसका बिल्कुल तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने इंटरव्यू को निकालकर सामने लाने की क्या जरूरत इस वक्त? अरुण जी। हेलो हेलो, हाँ बोलिए अरुण जी, सुन रहे हैं। मनमोहन सिंह के इंटरव्यू को निकालने की क्या जरूरत इस टाइम, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों विशेष तौर पर मुसलमानों और गरीब मुसलमानों का अधिकार संसाधनों पर देश में पहला है। ये अब आपको क्या जरूरत पड़ गई इसकी निकालने की इंटरव्यू? हेलो अरुण जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप कंटिन्यू बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, आपने क्या क्वेश्चन किया, एक बार मुझे को वापस रिपीट करेंगे? मनमोहन सिंह जी का वो वीडियो जिसमें इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों का अधिकार सबसे पहले है भारत के संसाधनों पर, ये वीडियो निकालने की जरूरत क्या है? अपने काम की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? काम की बात ही कर रहे हैं, ये तो जनता को कम से कम बताने के लिए कि वास्तविक चेहरा क्या है कांग्रेस का, उस चेहरे को दिखाने के लिए जनता के बीच में कि हाँ कि ये चेहरा है, इस तरह का है इनका कांग्रेस का, उस चेहरे को दिखाने के लिए, उनकी हकीकत को बताने के लिए यह जरूरी है कि जनता के बीच में उनकी बिल्कुल अरुण जी और रविंद्र, मुझे लगता है कि एक टिप्पणी इस पर डॉक्टर संजय शर्मा जी से भी ले लेते हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जी, प्रधानमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस का जो आ रहे हैं रफीक खान साहब, एक टिप्पणी, वो काफी देर से उनके पास एक बार भी नहीं गए हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री का यह कहना कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उस पर मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। दूसरी तरफ एनडीसी की मीटिंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान था जिसका जिक्र बार बार राजनीति में हो रहा है कि मुस्लिमों का पहला हक है, शाहबानो केस है, और उसके भी इतर अगर कर्नाटक की बात भी प्रधानमंत्री ने की। क्या ये पूरी क्रोनोलॉजी दिखाती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण पर चल रही है? जी देखिए, हमें इसको व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखना होगा। कांग्रेस ने जब से जो तथाकथित एक्सरे की बात है, इसका मतलब ये है कि जातीय जनगणना और उनकी आर्थिक सामाजिक जनगणना की बात की है, तब से एक बहुत सारे वर्गों में इस बात की आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं कि इसके क्या माने होंगे, क्योंकि ख़ासतौर पे हिंदू समाज की विसंगतियां उसमें बहुत नज़र आएंगी। मुस्लिम समाज की तो खैर अलग है, उसके लिए अलग से कमीशन बैठे हुए हैं। उस हालत में क्योंकि बीजेपी की राजनीति हिंदू को इकट्ठा करने वाली है और कांग्रेस जो प्रस्ताव दे रहा है वो हिंदू के इकट्ठे होने से रोक के उनकी सामाजिक चिंताओं पे ले जाने की वजह से है, इसलिए वो हमें जो राहुल गांधी बोलते हैं आइडियोलॉजिकल वॉर है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वो बेसिकली इंटरप्ले कर रही है। अगर एक एक पॉलिसी की व्याख्या नहीं करें तो हमें लगता है कि दोनों पार्टी जिस सोच पे चल रही हैं वो उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशंस हैं, उनमें कोई चेंज की उम्मीद नहीं है। ये बात अलग है कि बीजेपी किसी समय ऐसी बातें बोलेगी जो आपको लगेगा कि अब वो हिंदू समाज से परे बात कर रही है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू समाज का चैंपियन मानती है और उसे इस बात से चिंता होती है कि जब भी हिंदू समाज में कोई विघटन दिखेगा तो वो चिंताएं, फॉल्ट लाइंस उसको बहुत खतरनाक नजर आती हैं। कांग्रेस की जो ये जो जातीय जनगणना वाली बात है वो इसलिए है कि उनको राजनीतिक रूप से इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि हिंदू समाज एक ना हो। जैसे हिंदू समाज एक होता है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने की स्थिति हो। लेकिन इसके साथ हमारे देश की बहुत व्यापक पुरानी परंपरा है जहां एफर्मेटिव एक्शन की बात है। जैसे यहाँ तो राजनीतिक पार्टियों की तो शायद हिम्मत नहीं होगी कि क्यों ना मुस्लिम को, क्यों ना माइनॉरिटी को, क्यों ना किसी कमजोर को सच में समर्थन दिया जाए, वो किसी भी रूप में हो। पूरे सभ्य समाज दुनिया के जहां भी जो कमजोर है उसको मदद देने के तरीके ढूंढ रहे हैं। ये हमारे देश की वैसे, क्योंकि राजनीतिक विमर्श इस तरह का हो गया है कि कांग्रेस भी बोलने की स्थिति में नहीं है, शायद कम्युनिस्ट कहीं बोल पाए जिनको कोई वोट नहीं आती, उनको सवाल ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक तरफ जातीय जनगणना, दूसरी तरफ आर्थिक और सामाजिक आधार पर सर्वे कराना, इन दोनों का मकसद किस वोट बैंक को साधने की कोशिश है और क्या ये फिजिबल है, पॉसिबल है, आसान है, भारत में ये संभव है? जी देखिए, पहले भी जो 2011 की जनगणना है उसमें जातीय आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उनमें कुछ विसंगतियां होने की वजह से कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस भी, आप ये मत मानिए कि कांग्रेस की हमेशा ये लाइन है, असल में ये लाइन समाजवादियों की रही है, खासतौर से लोहिया के जो फॉलोअर है उनकी लाइन रही है कि एक पिछड़ा वर्ग है, वो सबसे बड़ा वर्ग है और वो डिसएम्पावर्ड है। लेकिन उस पिछड़े वर्ग में लोहिया की व्याख्या में मंडल कमीशन में मुस्लिम पहले से शामिल थे,
तो जितना हमें सतही रूप से नजर आ रहा है उतना सतही रूप से कुछ व्यापक बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक आपके पास सही आंकड़े नहीं होंगे तो ये सब कहना कि इतनी अमीरी इन लोगों को पहुंच गई, इतने लोग गरीब हैं, ये आपको पता नहीं लगेगा। तो आपके पास पॉलिसी बनाने के कोई विकल्प नहीं रहेंगे कि आपको मदद कहां पहुंचानी है। वैसे अगर समय हो तो मैं कुछ और भी बात करना चाहूंगा, लेकिन वो कोई दूसरे दौर में हो सकता है। जी बिल्कुल पॉसिबल है, 2011 में हुई है ये, तो इसमें तो आर्थिक सर्वे सर, आर्थिक सर्वे कराकर जो बिहार में आपको पता चल जाए किसकी कितनी जाती है, आर्थिक सर्वे आप करा दीजिए बिहार में, और फिर उसके बाद सब में बराबर पैसा बांट दीजिए। ये एक बिहार में ऑलरेडी ये हो चुकी है, और नीतीश कुमार जी आजकल एनडीए के पार्टनर हैं, पहले वो किसी और के पार्टनर थे। तो मैं यही कह रहा हूं कि राजनीतिक संपत्ति के सर्वे पर सवाल है, क्या ये संभव है सर, संपत्ति के सर्वे को लेकर के कि सर्वे करवाएं और उसके बाद जातियों में संपत्ति का बंटवारा कर दें उस हिसाब से, क्या ये संभव है? रविंद्र ये जानना चाह रहे हैं। जी मैं इसको थोड़ा रफीक साहब मेरे से पूछा है तो मैं इसको समझा देता हूं। जी देखिए, आप अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पिछले अगर अमेरिका के चुनाव देखें तो उसमें एक बहस चली थी सीधे कैश ट्रांसफर की बात, मिनिमम बेसिक इनकम, क्योंकि जो हमारे आर्थिक मॉडल हैं आज वो फेल हो गए हैं लोगों तक, लास्ट माइल तक लोगों को मदद पहुंचाने में। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हम जानते हैं, और एआई वगैरह की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो होने वाला है, हमारे पास 10-15 साल की विंडो है। उस 10-15 साल की विंडो के बाद जो हम भारत के दावे कर रहे हैं, दुनिया के दावे कर रहे हैं, वो बिल्कुल हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि 19% जो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है वो बाई 51 नीचे आ जाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमें मिलेगा नहीं। तो जो भारत सपने देख रहा था वो सपने बहुत कुछ हवा में रह सकते हैं अगर हमने इस बात को नहीं समझा कि जो कमजोर लोग हैं उनको मदद पहुंचानी पड़ेगी, और उसका तरीका कोई सर्वे होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इनहेरिटेंस के बारे में वर्ल्ड ओवर जो रिच लोग हैं, विश्व की सरकारें, वो बैठ के तय कर रही हैं, क्योंकि कैपिटल फ्लाइट कर जाती है। मान लो मैंने भारत में टैक्स लगा दिया, लोग दूसरे देश में चले जाएंगे। तो एक पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन के अम्ब्रेला में बात चल रही है, सारे देश मिलके जो अल्ट्रा रिच हैं उनके ऊपर एक टैक्स लगाने की बात सोचें। नोबेल लॉरिएट जो अभिजीत बनर्जी की वाइफ है, उन्होंने कहा कि $500 बिलियन जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को ओ करते हैं, क्योंकि रफीक सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? रफीक खान साहब आप बताइए, दीजिए, इस पे कुछ जवाब दे रहे थे आप, और इसमें इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की भी बात यहां पर रखी डॉक्टर संजय ने, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया। देखिए, जहां तक संपत्ति का और संपत्ति के बंटवारे का मामला है, किसी की संपत्ति कोई भी नहीं ले सकता। जो हिंदुस्तान के कानून है उसके मुताबिक किसी की संपत्ति पे किसी का अधिकार नहीं, उसका खुद का अधिकार है। और रही बात कमजोर लोगों की, चाहे वो किसी भी कास्ट एंड कम्युनिटी की हो, अल्पसंख्यकों में, और बात आपने शब्द घुमा दिए कि मुस्लिम यूज कर लिया, लेकिन इवन हिंदूज में, जैसे अभी संजय जी ने कहा, बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा सक्षम है, और बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी है जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो क्या हमें इस समीकरण पे नहीं जाना चाहिए कि जो कमजोर है उसको आगे के लिए हम संबल दें, ताकत दें, ताकि वो आगे बढ़ सके? पूरे हिंदुस्तान का समग्र विकास कैसे हो, इस पे चिंता होनी चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी से भी होनी चाहिए, कांग्रेस से भी होनी चाहिए, बीजेपी से भी होनी चाहिए। सबसे ये सवाल उठना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी कमजोर है उसका उत्थान, डेवलपमेंट कैसे हो, और कैसे हिंदुस्तान का समग्र विकास हो। आप एक घर के अंदर डेवलपमेंट की बात करो और फैमिली में कुछ आदमी कमजोर है, तो आप किसी का लगता है जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे से संभव है? जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। पूरी बात करने दो, मेरी बात का मतलब मत निकालो। मेरी बात का मतलब वही है जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदूज में भी जो कमजोर कम्युनिटी है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो इन सब बातों में नहीं उलझ के हमको एक बात पे एम्फेसाइज जरूर करना चाहिए कि आज जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो हमें पॉलिटिकल पार्टियां ये बात देवे कि वो क्या व्यू लेके आ रही है, आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा और कैसे हिंदुस्तान का समग्र विकास हो, कैसे रोजगार डेवलपमेंट हो, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, कैसे आम आदमी को फायदा मिले, कैसे फूड मिले। फूड सिक्योरिटी का मामला है जी। जितनी भी आम आदमी को सुविधाएं मिलनी चाहिए
उनके ऊपर एम्फेसाइज करे, उनके आधार पे वोट मांगे। अभी मेरे को ये लग रहा है, जैसे मोटा मोटी मैं ये देख रहा हूं, इस अपने को पौन घंटा हो गया इस डिबेट के अंदर, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे डिबेट होके रह गई। ये आगे के लिए इलेक्शन की डिबेट नहीं हो रही है, कौन कैसे इलेक्शन लड़ रहा है, किन मुद्दों पे लड़ रहा है, वो डिबेट नहीं हो रही है। ये डिबेट हो रही है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही है। अरुण चौधरी साहब समझ गए आप, मतलब रफीक खान साहब बात कह दी जो कहना चाह रहे हो। कांग्रेस ने अपनी बात करी है, आप अपनी बात करो। आपने 10 साल क्या किया देश के अंदर? आज जनता के अंदर एंग्जाइटी है, जो आम आदमी ये देखता है कि मेरे को रोजगार कैसे मिले। पढ़ लिख के आदमी जा रहा है, वो देख रहा है कि मैं क्या करूंगा कल। जो मोदी जी ने गरीब तक जो जिस तरह से अपने सरकार पहुंच रही है बचपन में, आपने 60 साल तक राज किया, 60 साल तक आपने क्या किया ये बताएं। अब आप 10 साल का ये कहते हैं मोदी जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, वापस हम आपके पास लौटते हैं अरुण जी वापस लौटते हैं, लेकिन पहले बड़ी खबर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में बीजेडी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भले ही बीजेडी केंद्र में हमारी सहयोगी रही हो, लेकिन ओडिशा के अंदर हम दोनों की राहें अलग अलग हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में बीजेडी बीजू जनता दल सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि भले ही बीजेडी केंद्र में हमारी सहयोगी रही हो, लेकिन ओडिशा के अंदर हम दोनों की राहें अलग अलग हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेडी पर हमला बोला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। उड़ीसा को कैसे देखते हैं? उड़ीसा में आपने जो है बीजेडी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन, केंद्र में हमारा समर्थन किया था मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। तो चलिए, फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी के धमाकेदार इंटरव्यू की इस झलक में फिलहाल इतना ही। और सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आज हमारे पास वक्त इतना ही था। कल जब इंटरव्यू होगा इसके और पहलू निकलकर सामने आएंगे, आगे भी चर्चा इस पर करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन कल रात 9 बजे पीएम मोदी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको मिलेगा सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।